नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल में निवेश की नींव रखनी है तो निवेश की तरफ पहला कदम आपको क्या रखना है? आपको अपने लिए एक लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य को तय करने के बाद आपको करनी है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो कभी लेफ्ट, कभी राइट और कभी सेंटर जा सकता है, मतलब डगमगा सकता है। तो इसलिए क्यों आपके लिए लक्ष्य आधारित प्लानिंग बेहतर है नए साल में, खास तौर पर निवेश के लिहाज से, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। और निवेश में किन गलतियों से आपको बचना है इस साल, इस पर भी खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज हैं अमित कुकरेजा.com के फाउंडर अमित कुकरेजा। अमित, आपका बहुत स्वागत है आज के इस शो में। और आज के शो में क्या है खास, सबसे पहले इसी से करते हैं अपने शो की शुरुआत। आज हम खास तौर पर अपने शो में समझेंगे लक्ष्य आधारित प्लानिंग क्यों है जरूरी, म्यूचुअल फंड से कैसे साधें अपने निवेश लक्ष्य, अलग अलग लक्ष्यों के लिए कहां निवेश करें और निवेश में किन गलतियों से बचें। तो अमित, सबसे पहले नए साल की बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। और कई ऐसे दर्शक हैं हमारे जो नए साल में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए जो निवेश का पहला कदम है, जो बिल्कुल कहते हैं ना मूल आधार है निवेश का, वो समझना बेहद जरूरी है। इसलिए आज का शो बेहद दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि हम बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, उस पर चर्चा करने वाले हैं। बेसिक तो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सबसे पहले गोल की बात करने वाले हैं, मतलब लक्ष्य आधारित प्लानिंग की। तो जब हम एक गोल बेस्ड प्लानिंग की बात करते हैं तो इतनी इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी जाती है? देखिए, अगर आप किसी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आप ड्राइव उसी तरफ करते हैं जहां आपको जाना होता है। कभी भी आप गाड़ी में बगैर डेस्टिनेशन सेट किए आप कहीं नहीं जाते। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल गोल आपका डेस्टिनेशन होता है और जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रोसेस होता है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तो गोल बेस्ड प्लानिंग इज लाइक ड्राइविंग इन अ कार टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। अगर आपका डेस्टिनेशन नहीं होगा, इन अदर वर्ड्स गोल नहीं होगा, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ हो सकती है। उसमें आपके डिसीजंस बड़े कंफ्यूजन से भरे, फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ हो सकती है, उसमें आपके डिसीजंस बड़े कंफ्यूजन से भरे हुए हो सकते हैं और जो आपके आउटकम्स हैं वो बिल्कुल भी आपकी लाइफ के लिए सूटेबल नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बेसिकली लक्ष्य आपके निवेश को दिशा देता है और जब आपके निवेश में एक डायरेक्शन होता है तो आपका नेचुरली जो निवेश होता है वो अनुशासित होता है। और अनुशासित निवेश जो होता है वो किसी को मुनाफा कमाने के लिए, रिटर्न देने के लिए, फ्रूटफुल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। अब जब हम लक्ष्यों की बात करते हैं तो लगभग किसी के निवेश की रणनीति या फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे तरीके के लक्ष्य होते हैं जिनसे हम हमेशा दो चार होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे लक्ष्य बनाने ही चाहिए? बहुत सिंपल है स्वाति। कुछ गोल्स होते हैं जो आपके अगले 1 साल में रियलाइज करने होते हैं। कुछ गोल्स होते हैं जो 2 से 3 साल में या 4 साल में रियलाइज करने होते हैं। कुछ गोल 4 से 6 साल, कुछ गोल 6 से ज्यादा या 8 से ज्यादा या 10 से ज्यादा साल। जैसे आपको कार खरीदनी है या आपको अपने नए बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन कराना है और वो गोल अगले 1-2 साल में ही है, तो आप उसके हिसाब से उस पैसे को बगैर किसी रिस्क में इन्वॉल्व किए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई गोल है जो आज से 2 से 4 साल दूर है, उस पैसे को आप मार्केट को थोड़ा केयरफुली असेस करके इन्वेस्ट कर सकते हो कि किस टाइप के फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में हम कहाँ पैसा कितना लगाएं। और कुछ गोल जो 5 से 6 साल है या उससे ज्यादा है, तो उसमें आप थोड़ा सा इंडेक्स का और मार्केट का एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। और जो गोल आपके 7-8 साल के बियॉन्ड है, वो तो प्योरली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्वालिफाई होते हैं। उनको आप किसी भी टाइप के इक्विटी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इमीडिएट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, ये ब्रॉडली 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप अपने गोल्स को कैटेगराइज करके अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं।
बिल्कुल। तो इन लक्ष्यों को हम म्यूचुअल फंड से कैसे साध सकते हैं, इस पर थोड़ा सा और हम डिटेल में आपसे अमित चर्चा करेंगे। आपने थोड़ा सा हमें जरूर बताया कि हाँ, कहाँ कहाँ निवेश करने से आपके सारे जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। आपने कहा कि हमारे बिल्कुल पास आने वाले लक्ष्य होते हैं जिनको सबसे पहले हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे लक्ष्य होते हैं जो थोड़े दूर होते हैं, और कुछ लक्ष्य होते हैं जो बहुत ही दूर होते हैं, जिनके लिए हमें एक लंबे चौड़े प्लानिंग की जरूरत होती है। थोड़ा सा अगर हम इसको बाइफरकेट करें, अगर समझें कि ये जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य होते हैं इनमें कैसे कैसे तरीके के लक्ष्य सामने आते हैं, मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म लक्ष्यों में कैसे गोल्स की प्लानिंग होती है, फिर मीडियम टर्म में किस तरीके के गोल आ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में किस तरीके के लक्ष्य आते हैं। ये जानना अमित इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उनके गोल शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ। जी, तो मैं पहले बोलूंगा, एक इमीडिएट टर्म गोल होता है जो आने वाले 1 साल में आपको फुलफिल करना होता है। वो एक ऐसा गोल है जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है, या आपको अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन कराना है और स्कूल की एडमिशन फी आपको इकट्ठी करनी है, या उस स्कूल की एडमिशन फी कि आपको डेट अभी नहीं पता है। अब जैसे कोविड वाली सिचुएशन है, इसमें जो भी इमीडिएट टर्म गोल्स हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो हुए हैं और उनकी डेट्स हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो हम इस गोल को इमीडिएटली फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो इमीडिएट टर्म गोल्स हैं ये विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर आप कभी भी रियलाइज कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो 1 से 3 साल के बीच में जो गोल्स हैं, इसमें आपका बच्चे का कॉलेज एजुकेशन आ जाता है, या आपको कोई चीज खरीदनी है, या आपको घर अपग्रेड करना है, या आपको कोई ऐसी एक्सपेंस करनी है जो आपको पता है कि वो 2-3 साल में होनी ही होनी है। चाइल्ड की शादी करानी है, या आपको बाहर जाना है, या आपको बच्चे को बाहर भेजना है किसी कॉलेज एजुकेशन। ऐसे ही मीडियम टर्म गोल है जो 3 से 5 साल का गोल है। वो भी गोल कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन का गोल हो सकता है, बच्चे की शादी का गोल हो सकता है, आपका खुद का कोई कार अपग्रेड करने का या घर अपग्रेड करने का गोल हो सकता है। और लॉन्ग टर्म गोल जो 5 से ज्यादा साल के बाद है, वो गोल जिसमें आपका रिटायरमेंट आ जाता है कभी कभी, जिसमें आपका चाइल्ड एजुकेशन आ जाता है जो अभी बच्चा छोटा है। तो एक्चुअली कोई भी गोल किसी भी गोल के टाइम विंडो में फिट हो सकता है। ये खाली एक टाइम स्केल की बात है कि आज आपका बच्चा जो 5 साल का है वो कॉलेज 18 साल तक नहीं जाएगा, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल हो गया। लेकिन वो बच्चा जब 15 साल का हो जाएगा और वो 18 साल में कॉलेज जाएगा, तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा या मीडियम टर्म गोल हो जाएगा। तो with the scale of time, as you move forward, your goal will become closer to you, and it will get slotted into short term या medium term या long term goal. I hope मैंने बिल्कुल, ये आपके आपने क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आंसर बात किया। कही। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपने ये सही बात की। इनफैक्ट आपकी बात पर मैं थोड़ा सा इसमें और ये जोड़ना चाहती हूँ कि कुछ जो लक्ष्य होते हैं, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई के लक्ष्य, बच्चों की शादी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ डेफिनेट गोल्स होते हैं, मतलब उनको समय पर होना ही होना होता है। मतलब अगर आपके बच्चे को 18 साल में ग्रेजुएट करना है तो वो 18 साल में ग्रेजुएट करेगा ही। अगर आपको रिटायर होना है 60 साल में तो आप 60 साल में रिटायर करेंगे ही। तो ये एक दो कुछ बिल्कुल टाइम डेफिनेट गोल्स होते हैं। तो अगर आप मानिए फॉर एग्जांपल 30 साल की उम्र में ये लक्ष्य प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, तो वो 18 साल के बाद गोल आएगा बच्चे के लिए। अगर मानिए आपका बच्चा उस समय पे मानिए 1, 2, 3 या 5 साल तक का है, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल हो गया क्योंकि 10 साल के बाद आपके लिए आ रहा है। और रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर आप 30 साल में ही करें, 30 साल के बाद आएगी रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब वो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल हो गया। और बाकी अमित जैसा आपने बताया, गाड़ी खरीदने का जो गोल होता है, या फिर वेकेशन है, घर खरीदना है, ये कुछ शायद ऐसे गोल्स हैं जो कि ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम इनको कभी डेफर भी कर देते हैं, कभी आगे भी बढ़ा देते हैं, कभी प्रीपोन भी कर देते हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिहाज से। हाँ, जैसे स्कूल फीस देनी है, बिल्कुल इमीडिएट गोल्स हैं, वो आपके डेफिनेट गोल्स हैं, वो आपको देना ही देना है, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म गोल्स आपके लिए हो गए। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इमरजेंसी फंड हो गया, ये कुछ बिल्कुल नॉन अवॉइडेबल गोल्स में शामिल होते हैं, और कुछ थोड़े से फ्लेक्सिबल गोल्स में शामिल होते हैं। अब ये हमने अमित आपके जरिए अच्छे से समझा कि कौन से अलग अलग तरीके के गोल होते हैं और उन्हें हमें कैसे पूरा करना होता है।
मैं थोड़ा सा और बेसिक्स की तरफ आती हूँ। कई लोग जो नए साल में अपने निवेश की नींव रखना चाहते हैं, उन्हें लक्ष्यों को तो पहचानना है ही, लेकिन उसके अलावा और क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए अपने निवेश को शुरू करने से पहले? दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्वाति, फॉर आइडेंटिफिकेशन, कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले। पहला, ऑब्वियसली क्लैरिटी ऑफ गोल तो है ही, वो तो सबसे बड़ी बात है। सेकंड, आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में बिल्कुल बिगिनर हैं और आप फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आउट ऑफ नी जर्क रिएक्शन आप उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को 2-3 साल में छोड़ दें जब भी मार्केट करेक्टिव साइकिल में जाए। तो आपको इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कैसे एनरिच करना है, कैसे आने वाले टाइम में उसको धीरे धीरे अपने आप को और फेमिलियर बनाना है, अपने आप को वाइज बनाना है इस इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस से। और वो एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस लेके ही मिलेगा, वो खाली किताबें पढ़ के नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रियल टेस्ट होता है जब आप खुद उस डिफिकल्ट मोमेंट से गुजर रहे होते हैं, तब आपका पता चलता है कि आपकी टॉलरेंस कितनी है, कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, आपके कभी कभी लाइफ स्टेजेस भी ऐसे होते हैं कि गोल क्लैरिटी नहीं होती। जैसे कि एक फ्रेश ग्रेजुएट या करियर बिगनर, उसको पता है कि उसको जॉब करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब वो जॉब करके सेविंग कर रहा है तो वो उस पैसे से कार खरीदे या अपने घर वालों को पैसा दे या उस पैसे को खर्च कर दे एक नया एप्पल का आईफोन खरीदने में या कोई गैजेट को अपग्रेड करने में। तो क्लैरिटी ऑफ गोल कभी कभी लाइफ स्टेज से भी डिटरमिन होती है। और आज के टाइम्स में कभी कभी फ्रेश ग्रेजुएट्स या करियर बिगनर्स थोड़े से रिलेशनशिप में स्टडी भी होते हैं, तो कभी कभी उनके दिमाग में शादी वाला एंगल भी आ जाता है। तो क्लैरिटी ऑफ लाइफ से आपको क्लैरिटी ऑफ गोल्स मिलेगा। इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस से आपको पेशेंस और मेच्योरिटी मिलेगी। एंड विद टाइम जैसे जैसे आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इन गोल्स को धीरे धीरे अचीव करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस गोल बेस्ड प्लानिंग में बढ़ता जाएगा और आप अल्टीमेटली यही कंक्लूड कि पैसा एक रिसोर्स है, मनी इज अ मीन्स, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ये जो पैसा है ये एक गाड़ी के पेट्रोल की तरह है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करेगा। इस पैसे को इकट्ठा करके बगैर किसी डेस्टिनेशन के, बगैर किसी गोल के आप लूज कर सकते हैं, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं और आप इसके पर्पस को समझ नहीं सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के आपको प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। अब लक्ष्यों के मुताबिक जो निवेश है, मैं थोड़ा सा अब डिटेल में उस पर आना चाह रही हूँ। तो अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग अवधि, हमने अब तक समझ लिया कि हाँ, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं और उनके मुताबिक उनके जो टाइम होराइजन जिसको हम अवधि कहते हैं वो कितनी होती है। 3 साल तक या 1 साल तक के लक्ष्य हैं, फिर 5 साल तक या 10 साल से ऊपर है। तो वहां पर हमें अगर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना है तो किस तरीके की कैटेगरी में हमें निवेश करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप अमित बताएंगे वैसे हम दर्शकों को एक टेबल के जरिए भी आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लक्ष्यों के लिए आपको कैसे निवेश की जरूरत है। तो मानिए अगर 3 साल तक का किसी का निवेश लक्ष्य है तो क्या एडवाइस रहती है कि आपको किस तरीके के कैटेगरी में पैसे डालने चाहिए? ये 3 साल के होराइजन के लिए आप शॉर्ट टर्म फंड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या दोनों के कॉम्बिनेशन वाले डेट फंड्स में आप पैसे डाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में अंडरलाइंग जो फिक्स्ड इनकम पेपर्स होते हैं वो डिसेंट होते हैं, इसमें इतना इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं होता और ये आपको एफडी से ½ % या 25 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा या कभी कभी 75 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा रिटर्न्स भी देते हैं और टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। ओके, तो 3 साल में आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। 1 साल तक मानिए, हम थोड़ा सा इसको प्रीपोन करते हैं लक्ष्य को, और कईयों का 1 साल तक का भी नजरिया होता है, मतलब एक बहुत ही छोटा नजरिया है, तो उसके लिए भी कैटेगरी है? 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और लो ड्यूरेशन फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। कभी कभी आप लिक्विड फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको पता है कि विद इन अ ईयर ऑल्सो आपको पैसा 3-4 महीने में चाहिए, तो आप लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और लो ड्यूरेशन फंड का एक कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग स्कीम्स का, उसमें आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं।
और आपने जैसा बताया 3 साल तक का नजरिया हो तो या अगर 2 से 3 साल का हो तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसे डाल सकते हैं। 4 से 6 साल तक मतलब थोड़ा सा अब हमारी जो निवेश अवधि है वो आगे बढ़ गई है, यहाँ पर किस तरीके की कैटेगरी हमारे काम आएगी? जी, देखिए जैसे ही आपका 4 साल से ज़्यादा का होराइज़न आने लग जाता है या अवधि आने लग जाती है, तो आप इंडेक्स की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। लार्ज कैप का इंडेक्स फंड होता है, ईटीएफ्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाएँ, लार्ज कैप फंड में पैसा लगाएँ, जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होते हैं। तो 4 साल या उससे ज़्यादा के ड्यूरेशन के लिए आप इक्विटी एक्सपोज़र शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप के साथ। उससे आगे ना जाएँ अनलेस आपका होराइज़न 7 साल से भी बियॉन्ड है। सो 4 से 6 या 4 से 7 साल के लिए मैं लार्ज कैप एंड इंडेक्स फंड बोलूँगा। ओके। और उसके बाद थोड़ा सा अब जो हमारा नजरिया है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, मतलब 6 साल या 8 साल के ऊपर किसी का अगर निवेश होराइजन है तो यहाँ पर भी हम इक्विटी शामिल करेंगे और इक्विटी के साथ कोई और एक्सपोजर लेने की आप सलाह देंगे? जी, अगर आपका होराइज़न 6 से 8 साल है, तो आप मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इन स्कीम्स में रिस्क रिटर्न ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आपके एवरेज रिटर्न्स एनुअली बढ़ जाते हैं और आपको टाइम भी अच्छा मिल जाता है 6 से 8 साल का। उसमें जो भी मार्केट की करेक्टिव साइकिल होती है, वो हो चुकी होती है और आप वापस एक एनुअलाइज़्ड रिटर्न्स पे आ जाते हैं, जो कभी-कभी डबल डिजिट रिटर्न्स हो जाते हैं, कभी 12%, कभी 14-15% हो जाते हैं। मार्केट की साइकिल पे डिपेंड। तो लक्ष्य आपके निवेश के लिए कितना जरूरी है उस पर कर रहे हैं चर्चा हम। हमारे साथ अमित कुकरेजा है, उनसे हम कर रहे हैं बातचीत। अमित, अब हम आपसे जानना चाहते हैं लक्ष्य के साथ साथ जोखिम, ये कितना जरूरी है पहचानना किसी को अपने निवेश में? देखिए, रिस्क को समझना कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो खाली आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आएगा। लेकिन आप अपने रिस्क एपेटाइट को अगर समझ सकते हैं, अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझ सकते हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट के रियल रिवॉर्ड को एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट टाइम्स में जब मार्केट क्रैश करता है, उस टाइम को सस्टेन करने का पेशेंस और कैपेसिटी नहीं है, तो आप मोस्ट लाइकली नुकसान उठा के पैसे से एग्जिट कर सकते हैं। तो अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें, हो सके तो साइंटिफिक टूल्स को यूज करें जो आपकी रिस्क कैपेसिटी को बता सकें। किसी एक्सपर्ट के साथ अपना एक कंसल्टेशन करें जो आपको समझा सके कि इतना आपका रिस्क कैपेसिटी, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्क नहीं ले सकते तो रिवॉर्ड भी एंजॉय नहीं कर सकते। रिवॉर्ड इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क दैट यू टेक इन योर इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल, तो जोखिम भी पहचानना जरूरी है अपने निवेश में, और अपने जोखिम अनुसार निवेश को अगर प्लान करेंगे लक्ष्य बनाकर तो आपका निवेश रहेगा बेहद ही शानदार। अब नए साल में निवेश की किन गलतियों से बचना है ये समझना अमित और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ये तो देख लेते हैं कि हाँ हमें क्या करना है, पर क्या नहीं करना है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब एक एक करके आप बताइए इन गलतियों से बचें। देखिए, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहली ये है, जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो आप इक्विटी से अपना पैसा निकालना पसंद नहीं करते। आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है। अगर आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट पिछले 12 साल से चल रहे हैं और आपको पता है कि अगले 3 साल में आपको अपने बच्चे के लिए उस एजुकेशन कॉर्पस का पैसा निकालना है, तो आज अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो हमेशा आप ध्यान रखें कि अब आपका गोल 15 साल नहीं रहा, अब आपका गोल 3 साल रह गया है। तो उस 3 साल के लिए आपको पैसा कहाँ लगाना है? फिक्स्ड इनकम में। तो आप अपने इक्विटी में प्रॉफिट बुक करिए और उस सारी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस को फिक्स्ड इनकम में डालें, जहाँ पे रिस्क कम हो और ये पैसा आपके बच्चे के गोल के काम आ सके। दूसरा, जब बाजार गिरती है तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो आप बंद मत कीजिए, वही आपका रियल रिवॉर्ड है। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। तो जब मार्केट गिरता है तो अदर्स आर fearful एंड यू कैन गेट greedy। उस समय आप अपना इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, इक्विटी को, और उसको रोके तो बिल्कुल नहीं। जो एसआईपी चल रहा है उसको चलने दें। वहीं पे आपको कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिलता है जो कम हो जाती है
और रिटर्न्स एनहांस हो जाते हैं और आपको रिस्क का रिवॉर्ड वहीं पे सबसे ज्यादा महसूस होता है। डेट फंड में जब आप इन्वेस्ट करें तो अंडरलाइन पेपर की क्रेडिट क्वालिटी को जरूर समझें। वहां कौन कौन से रिस्क हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के एपिसोड से हम सब ने देखा कि हमारे डेट फंड में क्या क्या रिस्क हो सकता है डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में। तो आप पेपर क्वालिटी को देखें, इंटरेस्ट रेट को अगर समझ सकते हैं तो आप समझें। चौथा, अपने गोल्स पे हमेशा अपनी नजर बना के रखें। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग मॉनिटर करनी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ना कि रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। रिटर्न्स तो विद टाइम आपके अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन आपको अपनी नजर गोल पे रखनी है कि आप कब अपने मंजिल पे पहुंच रहे हैं और आपको कब पैसा मंजिल पे पहुंचने से पहले फिक्स्ड इनकम में मूव करना है। हमेशा एक अच्छा एलोकेशन बना के रखें इक्विटी और डेट का, कि आप कितना एलोकेशन आपको सूट करता है आपके पोर्टफोलियो में। इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न जरूर होना चाहिए, पोस्ट टैक्स बोल रहा हूं। तो अगर आपका रिटर्न 10% है और आपका टैक्स स्लैब उसमें जो जो भी आपने एसेट चूज किया है वो 20% है या 30% है, तो आप पोस्ट टैक्स कैलकुलेशन करें। पोस्ट टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद देखें कि उस रिटर्न ने इन्फ्लेशन को बीट किया है कि नहीं। अगर बीट किया है तो वही आपका रियल रिटर्न है, उसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। पोर्टफोलियो को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहिए। जितना हो सके पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करिए, जितना हो सके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करिए, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझिए और एक एक्सपर्ट के साथ अपना प्लान बनाते रहिए और रिव्यू करते रहिए। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही समझना है, वो ये है कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचाए, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। इन गलतियों को आप अवॉइड करके आप बहुत जल्दी अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, तो निवेश में कुछ गलतियों से बचना है और आपका नया साल निवेश के लिए हैप्पी ईयर बने, यही हमारी उम्मीद है। और अमित, हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।